नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज थंबनेल के अनुसार आप सभी समझ गए होंगे कि आज शक वंश की चर्चा होगी और इस इतिहास का ये 3rd लेक्चर है। और इससे पहले यवन राज्य के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो यवनों के बाद शक आए थे और शक की 5 शाखाएँ थीं। इससे पहले मैं आगे विवरण बताऊँ, जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये 5 शाखाओं में बटे हुए थे। शक जो थे, मैं शकों के बारे में बता रहा हूँ, ये यूनानियों के बाद शक आ गए थे। शकों को 5 शाखाएं थीं शकों की, और हर शाखा की राजधानी भारत के अलग अलग जगह पर थी, ठीक है ना। और पहली शाखा ने अफ़गानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब को राजधानी बनाया, और तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत और 5वीं शाखा ने उत्तरी दक्कन को राजधानी बनाया था। अब मैं बता दूं आपको, शक कहाँ के थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। स्किती लोगों की जनजाति थी, ऐसा माना जाता है। और शक मूलतः चारागाह, एक ऐसा मान सकते हैं कि ये चारागाह की खोज के लिए निकले हुए थे। और 58 यानी कितनी 58 ईसा पूर्व की बात करें, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को हराया था और इसे बाहर खदेड़ दिया था अपने राज्य से, और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में ही 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत चला, जिसे हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। भारतीय इतिहास की बात करें तो विक्रमादित्य 14 विक्रमादित्य हुए। 14 तक इनकी उपाधियों की संख्या 14 पहुंच गई थी। 14 लोगों ने इसकी उपाधि धारण की थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त सेकंड इसका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विक्रमादित्य थे ये उपाधि धारण करने वाले। शकों की अन्य शाखाओं में की तुलना पश्चिम भारत में प्रमुख स्थान स्थापित करने वाली शाखा से लंबे समय तक शासन किया इन लोगों ने, ठीक है। गुजरात में इनका काफ़ी अच्छा व्यापार चलता था। अब देखते हैं आगे की कहानी और क्या बयां होती है। तो इतनी मैंने आपको बता दी। अब इसके आगे देखते हैं। इनकी कुछ लोग इनको भारतीय, ईरानी, यूनानी, चीनी स्रोतों से अलग अलग विवरण देते हैं, इसलिए इनके इतिहास के बारे में कुछ बातें अभी भी अनसुलझी हैं। यानी शक स्किती समुदाय के अंदर ही कुछ हिस्सों या जाति का नाम था। पूरे सभी लोग जो थे, स्किती समुदाय पूरा ही शक नहीं था, बल्कि उसके अंदर कुछ एक अलग प्रकार की जाति थी, इसका हम शक नाम से जानते, कुछ की छोटा सा भाग था। आगे बात करते हैं। ये लोग ईरानी राजभाषा यानी ईरानी भाषा को बोलते थे। ईरानी भाषा से संबंधित जो भी भाषा होती है उससे ये रिलेटेड थे, उससे इसको ये अपनी राजकाज की भाषा बनाई हुई थी। सरमती लोगों से इनका संबंध माना जाता है। शकों का भारत के इतिहास पर बहुत गहरा असर रहा, क्योंकि यूची लोगों के दबाव में आकर उन लोगों ने उपमहाद्वीप यानी भारत उपमहाद्वीप में इन्होंने आक्रमण किया था और यहाँ पर एक बड़ा साम्राज्य भी बनाया। और इसके बाद देखते हैं, बहुत से इतिहासकार इनके दक्षिण एशियाई साम्राज्य को साकास्तान भी कहते हैं, जिसमें कौन कौन से भाग थे वो देखिए, आप देख रहे हैं येलो कलर, नीले कलर से लिखे हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सिंध, खैबर पख्तून और अफगानिस्तान, ये सारे के सारे इनके राज्य या आधिपत्य में थे। इनके बारे में विवरण देखते हैं। प्राचीन जो शक थे वो प्राचीन आर्यों के वैदिक कालीन संबंधी रहे हैं। शाकल द्वीप पर बसने के कारण इनको शक या शाक भी कहते हैं। भारतीय पुराण इतिहास के अनुसार शक्तिशाली राजा सगर थे, और ऐसा माना जाता है कि सगर को देश निकाला दे दिया गया था, और काफ़ी समय तक बाहर रहने के कारण, निराश्रित रहने के कारण अपना सही इतिहास ये लोग सुरक्षित नहीं रख पाए। और हूण जो एक जनजाति है, हूणों के द्वारा शकों को भी शाकल द्वीप से हटा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप शकों को कई क्षेत्रों में जाना पड़ा और फैल गए, बिखर गए। वर्तमान में ये एक मिनट, वर्तमान में आपको बात करें जो करनाल के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर ये शक का निवास हुआ करता था उस समय। पुराणों की बात माने तो पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि ये शकों की उत्पत्ति शूरवंशी राजा नश्यंती से हुई है। राजा सगर थे एक, और राजा सगर ने नश्यंत को पद से हटा दिया था, राजा के पद से हटा दिया था और उनको देश से निकाल दिया था। इन्होंने वर्ण आश्रम के नियमों का पालन नहीं किया था, इसलिए इनको हटा दिया था। ब्राह्मणों से अलग रहने के कारण भी मलेच्छ हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों से अलग हो गए थे वो, इसलिए मलेच्छ हो गए थे। मलेच्छ यानी निम्न हो गए थे। इन्हीं के वंशज शक कहलाए, ठीक है। अगला देखते हैं। आज की विद्वानी की माने तो मध्य एशिया पहले शक्द्वीप के नाम से जाना जाता था, और यूनानी इस देश को शीरिया कहते थे। यूनानी लोग इसको शीरिया कहते थे।
वर्तमान में भी है जो अभी, उसी मध्य एशिया में रहने वाले शक कहे जाते थे। एक समय ये जाति प्रतापशालिनी हो गई थी, काफ़ी मजबूत हो गई थी ये जाति, और ईसा 200 वर्ष से पहले मथुरा और महाराष्ट्र पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। ये लोग अपने आप को देवों के पुत्र मानते थे, और इनमें भारत पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा हुआ वो था कनिष्क, बहुत शक्तिशाली राजा था कनिष्क। इसका देखते हैं, भारत के पश्चिम भाग जो कपिशा प्रांत है उसकी बात कर रहे हैं, जो गांधार वगैरह पड़ता है। यवनों के कारण ठहर ना सके यहाँ पर ये लोग, और बोलन घाटी पार करके भारत में आ गए थे। इसके बाद पुष्कलावती और तक्षशिला पर इन्होंने अधिकार किया। यहाँ से यवन हट गए थे तब तक, 72 ईसा पूर्व की बात हो रही है ये। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो शकों का प्रतापी नेता था माओश, शकों का एक प्रतापी नेता था माओश ने क्या किया, ये राजा बन गया जब, तो इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और इसकी मुद्राओं पर अंकित भी है, जो सिक्के होते हैं इन पर ये उपाधि अंकित है। उसी ने अपने अधीन क्षत्रपों को भी नियुक्त किया था, जो तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र और उज्जैन में राज करते थे, उनको इसने अपने अंडर में ले लिया था। समय बीतता गया, ये लोग अब जो छोटे राजा थे वो भी स्वतंत्र हो गए। शक विदेशी समझे जाते हैं, यद्यपि उन्होंने शैव मत को यानी शैव धर्म को स्वीकार किया था। मालव जन ने विक्रमादित्य के नेतृत्व में मालवा के शकों का राज्य समाप्त कर दिया था, ऐसा माना जाता है। और विजय के उपलक्ष्य मालवा के नरेश, मैंने आपको बताया था मालवा के नरेश थे विक्रमादित्य, उन्होंने ये शकों को हराया था, और जब शक हार गए थे तो इसी खुशी में उन्होंने एक नया संवत चलाया था, जिसे विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। आज भी हिंदू धार्मिक कार्यों के लिए इसी कैलेंडर का उपयोग करते हैं, विक्रम संवत का। ठीक है, देखिए यहाँ जो ये कलर दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यहाँ से एक शक आए हुए थे, और यहाँ पर ये यहाँ से एंटर होते इस टाइप में आए, और आगे चलकर ये भारत में एंटर हुए थे। ठीक है ना। अब देख लेते हैं, ये उनका पूरा मध्य एशिया के मानचित्र में है, जो मंगोलिया तक फैला हुआ है। ये देखिए, शालीवाहन शक, जिसे शक संवत भी कहते हैं, हिंदू कैलेंडर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर और कंबोडियन बौद्ध कैलेंडर के इनका प्रयोग किया जाता था। माना जाता है कि इनकी शुरुआत 78 ईसा पूर्व यानी विश्व के आसपास हुई थी। ये देखिए सिक्के हैं कुछ। पश्चिमी क्षत्रप रुद्रसेन का एक चांदी का सिक्का है, देखिए ये रुद्रसेन छपे हुए हैं इस पर। दूसरी तरफ ब्राह्मी लिपि में शक युग की तिथि 131 अंकित है। ये 16 मिलीमीटर और 2.2 ग्राम का है ये सिक्का टोटल। ठीक है ना, इस टाइप में सिक्के हुए थे। शालीवाहन राजा, जिसे कभी भी गौतमीपुत्र सातकर्णी के रूप में भी जाना जाता है, इनको शालीवाहन शक के शुभारंभ का श्रेय दिया जाता है, जब उसने वर्ष 78 में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य को युद्ध में हराया था। इस युद्ध की स्मृति में इस युग को आरंभ किया गया। एक बात और चलती है कि शक युग उज्जैन के मालवा राजा विक्रमादित्य के वंश पर शकों की जीत के साथ शुरू हुआ था। शक, ठीक है ना, विक्रम संवत इन्होंने शुरू किया था विक्रमादित्य ने। राजा शालीवाहन को वरदान था कि वे किसी भी मिट्टी की मूर्त को जीवित कर सकते हैं। उन्होंने मिट्टी की सेना बनाकर उसे छिपा दिया था। इंद्रदेव के कई प्रयास किए सेना को नष्ट करने के लिए, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। ये तो है बात किंवदंती समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। काफ़ी बड़ी कहानी है। देखिए फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को संतुष्टि के लिए। तो इंद्र ने इस सेना को नष्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन वो पूर्णतः सफलता नहीं मिली उनको। युद्ध के लिए राजा ने मिट्टी की सेना पर पानी की छींटी मारकर उसे जीवित कर लिया और विजय का बिगुल बजा, यानी जो जीत गए। इस जीत के बाद शकों ने पश्चिमी क्षत्रप राज्य की स्थापना की, जिसने 3 से अधिक सदियों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। उनका पालन पोषण कुम्हार के घर में हुआ था, जो थे ना कौन, ये ऐसा माना जाता है पश्चिमी क्षत्रप, ठीक है ना, जो जिन्होंने ये मिट्टी की मूर्त बनाई थी ना इन राजा ने, इनकी बात हो रही है ये। तो यहाँ पर ये इन्होंने कुम्हार के घर में, वर्तमान में मतलब कुम्हार के घर में इनका पालन पोषण हुआ, पर लेकिन भी कुम्हार थे नहीं। वर्तमान में उनका वंश बर्दिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि विशुद्ध कुम्हार है, अर्थात इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया था, परंतु वास्तविक रूप से वे क्षत्रिय हैं। ठीक है ना, ठीक। अगला देखते हैं। 1633 तक इसे जावा की अदालतों
में ही उपयुक्त या प्रयुक्त किया जाता था। इसके बाद इसकी जगह अन्य जाबानिकों ने ले ली और जाबानीज इस्लामी व्यवस्था का मिला जुला रूप था। रुद्रदामन के बारे में बात करते हैं। एक छत्रप था, ये रुद्रदामन है, ये रुद्रदामन की सिक्का है, इस प्रकार सिक्का चलाया गया था। इसके बाद देखिए चष्टन के बाद उसका पौत्र कर्मादक रुद्रदामन की गद्दी पर बैठा और इस वंश का सबसे ज़्यादा योग्य शासक भी था। इसका शासन 130 से 150 ईसा तक माना जाता है। रुद्रदामन के विषय में विस्तृत जानकारी जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख से हमें मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी जानकारी इनके बारे में दी गई है। जूनागढ़ अभिलेख, इसे ही जूनागढ़ अभिलेख को ही हम पृष्ठराज या प्रतिष्ठापक का अभिलेख भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी इन्हीं के द्वारा शकों द्वारा करवाया गया था। रुद्रदामन के कुशल राजनीतिक के अलावा प्रजापालक भी था। ये संगीत तक शास्त्र के क्षेत्र में विद्वान था। इसके समय में संस्कृत साहित्य का भी विकास खूब सारा हुआ। रुद्रदामन क्या था, एक महान विजेता था और उच्च कोटि का विद्वान भी था। इसने विशुद्ध संस्कृत में, देखिए कभी पहले संस्कृत में ऐसे नहीं लिखे जाते थे, ऐसे जब रुद्रदामन था, रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख जो जूनागढ़ अभिलेख है उसे लिखा था, जो उज्जैन, उस समय उज्जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था रुद्रदामन के समय। देखिए इस टाइप में इनके क्या है, ये इस टाइप में इनके जो भी समझ लीजिए ऑर्नामेंट समझ लीजिए, आभूषण समझ लीजिए, इस टाइप में ये सबको के रुद्रदामन के क्या थे, ऑर्नामेंट्स थे। यानी स्थितियों के सोने के अवशेष, बैक्टीरिया की तीलियाँ, तेपे पुरातन स्थल से, देखिए इस टाइप में ये उनके मिले हुए हैं। दक्षिण पश्चिम के क्षत्रप शासकों में रुद्रदामन का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। इन शासकों के विदेशी होने पर संदेह नहीं है, पर रुद्रदामन, रुद्रसेन, विजयसेन आदि नामों से ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से भारतीय बन गए थे, क्योंकि उन्होंने शैव धर्म स्वीकार कर ही लिया था और इनके लेखों से भी ये पुष्टि हो जाती है कि ये लोग भारतीय हो गए थे। इन्होंने भारत में पूरी तरह अपने आप को मिला लिया था। जूनागढ़ के अभिलेख से यह पता चलता है कि जनता ने अपनी रक्षा के लिए रुद्रदामन को महाक्षत्रप पद पर बैठा लिया था और संभव है कि सातकर्णी राजा गौतमीपुत्र के आक्रमण से शकों को बड़ी हानि भी हुई थी और वंश की प्रतिष्ठा को उठाने के लिए प्रयास भी किए गए। रुद्रदामन ने जनता के अपने प्रति विश्वास का पूर्ण परिचय भी दिया, जैसा आप पहले देख चुके हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक, यवन और पल्लवों को हराया था और इसके बाद क्या हुआ, इनका उन्मूलन भी कर दिया था, इन्हें मिटा दिया था। चष्टन ने क्षतिपूर्ति के लिए मालवा पर विजय प्राप्त की और उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। अंधौ लेख के अनुसार 52 में ईसा पूर्व शक संवत 52 में रुद्रदामन जब अपने पितामह चष्टन के साथ संयुक्त रूप से राज्य कर रहे थे तो उस समय उसका पितामह जयदामन मर चुका था। 52 से 72 के बीच रुद्रदामन ने इन भावों को जीता, जिन पर आंध्र सातवाहन या गौतमीपुत्र ने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इनका क्रमशः उल्लेख उनके जूनागढ़ अभिलेख से हमें मिलता है। देखिए ये अभिलेख है एक, इस पर अब तो जीर्ण शीर्ण हालत में है, लेकिन जो भी ये मिला हुआ है। रुद्रदामन का यानी आंध्र शिलालेख है। इस शिलालेख में लिखा है, शक 52 के फाल्गुन कृष्ण पक्ष के द्वितीया को जयदामन के पुत्र रुद्रदामन ने औपास्ती गोत्र के सिहल के पुत्र ऋषभदेव की स्मृति में यह स्तंभ लगवाया था, ऐसा लिखा हुआ है इस पर। अच्छा, इसके बाद जूनागढ़ के लेख रुद्रदामन के जो पुत्र युग था उसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। इस लेख पर शासक के प्रशासकों के कार्यों का वर्णन किया गया है और जो सुदर्शन झील थी इन्होंने इसका पुनरुद्धार करवाया था और जो कि भीषण वर्षा के कारण टूट गई थी, इसका उल्लेख है। रुद्रदामन के समय में इसकी मरम्मत हुई थी। शक शासक अपने आप को विद्वान शक शासक स्वयं बड़ा विद्वान था रुद्रदामन, और वह विज्ञान, व्याकरण, संगीत आदि में पारंगत था। ठीक है ना, इस प्रकार से इनका यह वर्णन है। और आपको जानकारी कैसी लगी और इसमें क्या कुछ कमी है और क्या कुछ अच्छा लगा, ज़रूर कमेंट करें और बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।